थे एंशियंट और मॉडर्न रिसर्च का करके। और उसके बाद जो भी हमारे इंटरवेंशंस हैं, सॉरी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, उससे उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम रखेंगे हमारे मेथड्स कि हमने कौन सा मेथड लिया है, कौन सा हम टूल वगैरह यूज कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि इंटरवेंशन हम क्या कर रहे हैं, और फिर लास्ट में रिजल्ट और रेफरेंसेस। ओके सर, आई ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बात हुई है अभी, उन्होंने इसके स्टेप्स बता दिए हैं कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। थोड़ा हल्का हल्का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम भी कुछ हमने पढ़े थे एग्जांपल्स को, कि सिनोप्सिस हमारी जो है, एक तरीके से जो हम फ्यूचर में रिसर्च की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो है। अभी हम लोगों ने रिसर्च किया नहीं है, लेकिन हम रिसर्च के लिए तैयार हो गए हैं। उसकी जो प्लानिंग है, हम किस किस तरीके से उसको करेंगे, ठीक है, उसको सिस्टमेटिकली लिखना। ठीक है, सिस्टमेटिकली लिखना, उसको हम सिनोप्सिस बोलते हैं या फिर रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बिना लिटरेचर के आप कभी भी एक अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते। अच्छी सिनोप्सिस नहीं बनाई जा सकती जब तक आप अच्छा लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, पेपर को हम पढ़ते नहीं है, पेपर्स में क्या बताया गया है, और डायरेक्ट अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कि पहले ये देखो कि क्या काम ऑलरेडी हो चुका है और क्या काम नहीं हुआ है। जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अपने आप आपको गैप मिल जाएगा। वैसे ऐसी कोई भी फील्ड नहीं होगी शायद ही जिसको टच नहीं किया गया होगा। जैसे कि मानते हैं कि गायत्री मंत्र पे हजारों रिसर्च हो चुकी है, लेकिन हजारों अभी भी हो सकती है। तो ये भी मन से निकाल देना भैया इस पे तो हो चुकी है, ध्यान से सोचोगे इतनी ही और हो सकती है, और हजार क्या लाखों हो सकती है और होती रहेंगी फ्यूचर तक। और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसको आप करवा भी सको। बहुत बड़ा टॉपिक लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो यूजफुल भी होना चाहिए। यूजफुल होगा मतलब कि कन्वीनियंस भी होना चाहिए आपके लिए। पीएचडी में टाइम आपके पास सिर्फ 3 4 मैक्सिमम 5 साल का टाइम होता है। आपको उसी टाइम के अंदर ये चीजें पूरी करनी होती है। तो मैं एक बार पीएचडी में होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि इस टॉपिक ही तो प्रेजेंट करना, पेपर ही तो लिखना है। आपके 6 महीने से 1 साल तो खाली आपके कोर्स वर्क में चले गए। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कोर्स वर्क तक। जैसे मैं अभी तक खुद का टॉपिक पूरी तरीके से 100% क्लियरिटी नहीं मिली है मेरे को, 80-90% मिल चुकी है। ऐसा होता है, मैं आपके साथ भी समझ सकता हूँ, आपके साथ भी होगा ऐसा कि टॉपिक में क्लियरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक को फाइनल करना बहुत जरूरी है। तो आपका 1 साल तो खाली से में चला गया टॉपिक के लिए। इसके बाद में आप सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन करोगे। पीएचडी के अंदर भी सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होती है। अभी जो आप करोगे वो तो एक सिर्फ एडमिशन लेने के लिए है। उसके बाद में मेन वाली प्रेजेंटेशन होगी पीएचडी के अंदर 1 साल के बाद। 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं, अगर आप अभी से तैयारी कर लोगे तो आप 6 महीने के बाद भी कर सकते हो। हमें टाइम लग गया क्योंकि हम नहीं कर पाए, हमें वो गाइडेंस नहीं मिली करने के लिए जो आपको मिल रही है। इसके बाद में वो इथिकल कमेटी के लिए पास होने के लिए जाएगा। जो सिनॉप्सिस आप प्रेजेंट करोगे 2-3 महीने, कई बार तो ज्यादा भी लग जाते हैं। 6 महीने ये चलेगी, 1.5 साल हो गया खाली आपको परमिशन लेने के लिए कि ये टॉपिक है आपका। अगर वहां से कुछ नेगेटिव मैसेज आ गया, नहीं जी आपकी तो टॉपिक गलत है, तो सारा काम फिर दोबारा से करो। चलो मान लो उन्होंने पास कर दिया कि हाँ आपका टॉपिक सही है, ज्यादातर तो बोलेंगे पहले पहले स्टडी करो उसके बाद में आप रिसर्च करना। एक्सपेरिमेंटल में अक्सर ऐसा बोला जाता है।
आप पायलट स्टडी करने जाओगे भी, आपकी हॉस्पिटल की है, कहाँ की आपकी रिसर्च? पहले तो हॉस्पिटल ढूंढो जहाँ के आपने बच्चे लिए हैं, जो भी पेशेंट लिए हैं, उनसे परमिशन लो, उनका सही टाइम डिसाइड होने दो, बारिश हो गई, सर्दी है, गर्मी है, किस टाइम भी होना चाहिए, और राइट टाइम भी जरूरी है। सभी लोग एग्री भी होना चाहिए, कंसेंट फॉर्म भी बनने चाहिए सब लोगों के। डेटा कलेक्शन 1 महीने का है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में है सबसे बड़ा चैलेंज। तो खाली पायलट स्टडी में आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। पायलट स्टडी का रिजल्ट दिखाया, फिर दोबारा से एथिकल कमेटी को दिखाया कि हाँ देखो इसे रिजल्ट मिल रहा है, 2 साल हो गए पीएचडी के। ठीक है। हाँ, फिर आप मेन डेटा कलेक्शन करने गए, आपके मान लो 3 महीने 6 महीने की इंटरवेंशन आप दे रहे हो। ठीक है। उससे पहले की तैयारी, उसके बाद की तैयारी, 2.5 साल हो गए। ठीक है, 2.5 साल में आपको डेटा कलेक्शन हुआ आपका, वो भी तब हुए जब आपकी कमांड है कि उन लोगों के ऊपर। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि लोग नहीं मिलेंगे। एक साथ आपने माइग्रेन के 50 लोग कहाँ से लेके आओगे, कहाँ मिलेंगे एक साथ 50 लोग? मिल भी गए तो क्या वो सारे लोग आपकी बात मानेंगे, योगा करेंगे सारे के सारे? नहीं करेंगे। 200 लोग होंगे तब जाके 50 लोग करेंगे। ठीक है। 75% छोड़ देंगे, फिर वो उनका डेटा आपके लिए यूजलेस होगा। तो 2.5 साल हो गए, अब मान लो कि डेटा आपके पास आ गया, उसको एनालाइज करोगे, उसको रिपोर्ट बनाओगे, लिखो रिपोर्ट। लगभग आपको 2 महीने यहाँ पे लग गए। थीसिस राइटिंग 6 महीने खाएगी कम से कम। उसकी प्रेजेंटेशन 3.5-4 साल तो ऐसे ही होगी पीएचडी। और ये भी तब हुई है जब आप सारा काम अपने टाइम से कर रहे हो। 3-4 साल आराम से लगते हैं पीएचडी में। थोड़ा और अच्छे लेवल के रिसर्च करोगे 5 साल लग जाएंगे। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, एक थप्पा होता है वो पीएचडी का, थप्पा। 3 साल में चलो थप्पा लग गया। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो वही कहूंगा कि करनी हो तो अच्छे लेवल की करो, उसके लिए अपना टाइम मैनेजमेंट पहले से लेके चलो। और पीएचडी इज रेगुलर कोर्स, डिस्टेंस से नहीं हो पाएगी ये चीज। वो लर्निंग नहीं हो मिलेगी आपको इतनी क्वालिटी नहीं आ पाएगी डिस्टेंस से। ये सोच रहे हो मैं जॉब करते करते पीएचडी करूंगा, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। फिर वो सिंपल वाली पीएचडी होगी, वो अच्छी वाली पीएचडी नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आने वाले चैलेंजेस को बता रहा हूँ, जो चैलेंजेस आपको आने वाले हैं। सिनॉप्सिस में क्या है? टाइटल, इंट्रोडक्शन, एंसेंट रिव्यू, साइंटिफिक रिव्यू, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, हाइपोथेसिस। ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मेथड्स का जो सेक्शन है, पार्टिसिपेंट्स, असेसमेंट्स, डिजाइन, इंटरवेंशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एनालिसिस, लास्ट में है रेफरेंस। यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं सिनोप्सिस में आपको मेंशन करने हैं। कुछ और बढ़ाए भी जा सकते हैं, ये मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे खाली लिखे हुए। टाइटल क्या होता है कि टाइटल एक ही बार में दिखते ही आपको क्लियरिटी मिल जानी चाहिए कि हाँ ये है, इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। एक पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए कि उसी में आपका पॉपुलेशन भी आ जाए, इंटरवेंशन भी आ जाए, उसमें आपका प्लेस भी उसमें आ जाए। ठीक है। यानी कि सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जानी चाहिए। उसको टाइटल, ऐसा टाइटल होना चाहिए कि अलग से उसको ना पढ़ना पड़े, एकदम से क्लियरिटी मिल जानी चाहिए, हाँ इस पेपर में ये होने वाला है। शुड बी सिंपल एंड स्पेसिफाइड। ठीक है। शुड नो, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। स्पेशल लेटर्स बिल्कुल नहीं डालने हैं उसके अंदर, से इन्वर्टेड कोमा होती हैं, ये वाली चीजें, ये जो चीजें हैं। ठीक है। स्पेशल लेटर्स बिल्कुल नहीं डाले जाते टाइटल में।
सेकंड पॉइंट जो है आपका, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा लास्ट क्लास में। इट इज ए ब्रीफ एंड फोकस्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब कोई भी आपने टॉपिक लिया, जैसे आप कोई भी एक टॉपिक का नाम बताओ, फिर मैं उसी को फोकस करते हुए आगे के सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको। एनीवन, कोई भी सजेस्ट करो एक टॉपिक को, फिर आगे बढ़ते हैं हम उसी को लेके। जल्दी बोलो कोई भी। भैया अस्थमा। ये अस्थमा पे क्या देखना चाहते हो? उस पे जूस का इफेक्ट, अगर हम कोई भी जूस देंगे तो उससे अस्थमा पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, अस्थमा का जूस के तो चार्जिंग लगा लेते हैं। मेरे स्क्रीन को अच्छे से दिखना। देखिए, ये आपके पास में पीडीएफ खुल चुका है। अब देखिए इसका टाइटल आप देखिए, इनटेक ऑफ एप्पल जूस। ठीक है, मैं वहां से खोल लेता हूँ। अभी इन्होंने बताया, हमने जूस के यहाँ पे आपके सामने ही सर्च किया है। देखिए टाइटल इसका क्या लिया यहाँ पे, इनटेक ऑफ एप्पल जूस, फ्रूट ड्रिंक्स एंड सोडा। तीन चीज इन्होंने ले ली। आर एसोसिएटेड विद प्रिवलेंट अस्थमा इन यूएसए चिल्ड्रन एज्ड। देखिए फोकस टू फोकस, जो चीज मैं अभी आपको बोल रहा था कि इनटेक करना है, किसका इंटरवेंशन क्या है इनकी, एप्पल जूस, फ्रूट ड्रिंक्स और सोडा, ये इनकी इंटरवेंशन होगी। आर एसोसिएटेड, ये हो गई इनकी रिसर्च प्रॉब्लम अस्थमा, जिसके ऊपर ये देखना चाह रहे हैं। और कहाँ की है, यूएसए की है। और एज ग्रुप के बच्चे किन के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। और बच्चों की एज ग्रुप, वैसे एज ग्रुप मेंशन करनी जरूरी नहीं होती है, इन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे टाइटल को देखते ही क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ इस रिसर्च में क्या होने वाला है, इस पेपर को हम पढ़े या ना पढ़े। अब इसमें देखिए, अब जो जो इसमें पॉइंट बने हैं इंट्रोडक्शन में, अब वही चीज होने वाली है। अब मान लो आप इसी पेपर का आप आगे अब सिनॉप्सिस लिखना शुरू कर। अब इसी में सबसे पहले हम पॉइंट क्या बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज एप्पल जूस। जूस क्या है, जूस का क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे। फ्रूट ड्रिंक्स आपने लिया, इसका इफेक्ट लिखेंगे। सोडा का इफेक्ट लिखेंगे। जो जो आप ले, योगा लिया तो योगा लिखेंगे, व्हाट इज योगा। योगा की जो इंटरवेंशन लिया है, योग निद्रा लिया है, भुजंगासन लिया है, उनको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे ये क्या है। उनका साथ साथ में रेफरेंस लिखेंगे। अपने आप से मेटेरियल कम बताना है, लेकिन रिसर्च पेपर्स का ज्यादा आपको बताना है। फिर अस्थमा क्या है, साइंटिफिकली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, यूएसए में क्या दिक्कत है कि आपने यूएस की लेनी पड़े आपको, आप इंडिया की ले रहे हो। अच्छा, इंडिया में क्यों अस्थमा की ज्यादा जरूरत पड़ गई आपको, उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, चिल्ड्रन ही आपने क्यों लिए, बच्चों के बारे में लिखेंगे, बड़े क्यों नहीं लिए। हाँ, आपका फोकस रिसर्च बच्चे ही क्यों, और बच्चों में भी 2 से 9 साल ही क्यों आपने लिया। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च पेपर इतनी जल्दी समझ आते नहीं है, फिर भी मैं उनको इजी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये थोड़ा कम सिस्टमेटिकली लिखा हुआ पेपर, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर भी रुको। ये रहा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं। यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हो गया इसका। अब देखिए क्या हुआ, रिसेंट स्टडी हैव लिंक्ड विद सॉफ्ट ड्रिंक प्रिवलेंस ऑफ अस्थमा और
2012 Australian study found in associated between soft drink consumption, asthma, chronic observation, pulmonary, और देखिए रेफरेंस दे दिया 1, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइन का मतलब बताओ, इस 1 का क्या मतलब है? यहाँ पर सबसे मेजर है ये 1, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है? सर ये 1 कहाँ से लिया है? वो नीचे 1 लिखा हुआ रहेगा और उसके आगे लिखा हुआ रहेगा कि ये कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए 1 पे जाते हैं हम, ठीक है? ये रहा, ये रहा 1, साई जेड डेल, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा गया? एसोसिएशन बिटवीन सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन एंड अस्थमा, क्रोनिक ऑब्जर्वेशन, पल्मोनरी डिजीज, एडल्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये भी कोई एक रिसर्च पेपर है। इस पेपर को इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसका जो कंक्लूजन है, उस पेपर का जो मैंने अभी 1 दिखाया, उसकी एक लाइन बनी और वो यहां से लेकर के यहां तक थी। अब इन्होंने अपनी साइड से कुछ ऐड किया है, लेकिन ये मेन बातें जो कही गई है कि 2012 में ऑस्ट्रेलिया में स्टडी फाउंड की गई क्या, बिटवीन सॉफ्ट ड्रिंक एंड कंजम्पशन एंड अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिजीज अमोंग एडल्ट्स। ये एडल्ट्स को इन्होंने फोकस किया है। वैसे इनको बच्चों की लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अस्थमा तो है ना मेन, मेन तो अस्थमा लिया गया ना, इनकी मेन चीज होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि आपकी ये जो रिसर्च हम पढ़ रहे हैं, अस्थमा की रिसर्च हम पढ़ रहे हैं। मैं तभी आपको बोल रहा हूँ बार बार में कि सिनोप्सिस में आप अपनी बातें नहीं लिखोगे, इस चीज को आप फोकस कीजिए। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ रिसर्च पेपर पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो? देखो अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझ आई है। जो रिसर्च का जो पहला इंट्रोडक्शन की पहली लाइन थी, वो उत्तर की नहीं थी, वो 2012 में जो ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिश हुआ था, उसको रेफरेंस यहाँ पे डाला गया। अगली लाइन दिखा देता हूँ, थोड़ा और आपको आइडिया मिलेगा। देखिए एक लाइन होगी कंप्लीट, अगली लाइन पढ़ते हैं। इन 2013 रिपोर्ट, द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड prevention linked soft drink intake by US high school children with asthma possibly due to preservation। टू का मतलब क्या है? टू का सेकंड मतलब रिसर्च क्या? सर जो उन्होंने पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ था। वेरी गुड। देखिए अब पता चल गया ना रिसर्च लिटरेचर क्यों जरूरी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आपके क्लियर होंगे धीरे धीरे। ये रहा, अब इन्होंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा। ये जो रिसर्च पेपर है, इसका टाइटल क्या है कि रेगुलर सोडा इनटेक इंडिपेंडेंट ऑफ वेट स्टेटस इज एसोसिएटेड विद अस्थमा अमंग यूएस हाई स्कूल स्टूडेंट। ये जो 2013 में पब्लिश हुआ था, इन्होंने इस पेपर को पढ़ा और इसकी लाइन को यहाँ पर लिखा। एक लाइन, इसको एक पेपर से देखो, एक लाइन लिखी। अब देख लो कितनी सारी लाइनें लिखनी पड़ती है। पाँच, छ, छ, ये 5 की दोबारा से ले ली, 7, ठीक है, 8, देखिए यहाँ पर भी 8 लिया गया है, 23, 23। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस 27। हर लाइन को देखो, इन्होंने अपने ने लिया है, रिसर्च पेपर को फोकस करके इन्होंने उनकी बातें लिखी गई है। हर लाइन को 9, 10, यानी कि एक रिदम में जिसकी सूट होनी चाहिए। 11, मैंने तो 12 से 21 सभी को ले लिया। 12, 12 to 21, 16, 17, 21, यहाँ पे 29, 34। देखिए एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए देखो 34 तक चले गए, मतलब कि 34 पेपर इसने पढ़े, तब जाके इसने एक पैराग्राफ लिखा, तब जाके वो इस पेपर को लिख पाया थोड़ा बहुत।
इस बात से क्लियरिटी मिलती है कि रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर पाओगे। बार बार रिसर्च पेपर पढ़ो। एक्सेल फाइल बना रहे हो जो मैंने बोला था आप लोगों को, सभी लोग जो जो पढ़ते जाओ एक्सेल फाइल में डालते जाओ, नहीं तो बाद में ना खचपच हो जाएगी सारी चीज, कुछ समझ नहीं आएगा। उसको स्टार्टिंग में डिवाइड कर दो, उसको कॉलम्स बना लो, टाइटल बनाओ, मेथड कॉलम, जर्नल का कॉलम, ऑथर का कॉलम, कब पब्लिश हुआ, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, पॉपुलेशन क्या थी, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका डेटा कैसे एनालिसिस किया, ये सारे के सारे ऐसे डिवाइड करते हुए जाओ। और जब आप ऐसा करोगे ना, उसकी सिनोप्सिस का मजा ही कुछ और होगा। इसमें टाइम लगेगा, पढ़ने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि भैया हाँ इस बच्चे ने मेहनत की हुई है एक्चुअल रिसर्च में, इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ, आपकी सिनोप्सिस ही बता देगी आपकी नॉलेज क्या है। और सिनोप्सिस में सबसे जरूरी है लिटरेचर। लिटरेचर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्शन, मेथड, कंक्लूजन सब चीजें ऑटोमेटिक बन जाएंगी आपकी। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब कि हमने टॉपिक जो लिया है, जो जो हमारा होगा, जो जो इंटरवेंशन होगी, जो पॉपुलेशन होगी, जिस लोकेशन की रिसर्च होगी, उन सब के बारे में हमें ब्रीफली लिखना है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और उसको भी रेफरेंस के साथ लिखना है। ठीक है, रेफरेंस जो भी बता रहा था 1 2 3 34 तक जो गए वहां पे। ठीक है, द एम ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू ब्रिंग आउट क्लियरिटी द लेकुना। लेकुना का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जल्दी बताओ क्या होता है। लेकुना का मतलब याद है किसी को? लेकुना क्या होता है? कुछ मिसिंग, जो भी मिसिंग है उसमें उसको। वेरी गुड, गैप। ठीक है, गैप गैप। अब आप गैप ढूंढोगे ना, कि जब आप इस पेपर को ध्यान से पढ़ोगे तो इसे बताएंगे आगे जा करके कि हमने ये चीज पाई। देखिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल है एकदम से बताना, एक नजर में नया पेपर है बिल्कुल। Large database containing information, beverage, prevalence of asthma, degree, national analysis were repeated using frequency, use of beverage that contains storage of relative equal ratio of fructose। ऐसे रिसर्च पेपर है, सिनॉप्सिस नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे हम क्लियरिटी ये करेंगे, कैसे क्लियर बताएंगे यहाँ पे हम, कि 2012 की स्टडी हमने पढ़ी, 2013 की पढ़ी, उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने इस पे काम किया, बाद में बताएंगे ये काम छूट गया, इस पे मैं करूंगा। या उस पेपर ने बताया कि हाँ कुंजल क्रिया का इफेक्ट इस पे पड़ता है, उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ सकता है, अब मैं उसी चीज को प्रूफ करूंगा, सर तो वो जो भी उनका गैप होगा। टाइटल होगा वही उनका गैप होगा। हाँ टाइटल उसी के आधार पे बनेगा ना, जो आप सोच रहे हो ऑटोमेटिक। ठीक है, हाँ टाइटल, जैसे कि जो आप टाइटल लेके चल रहे हो ना, लास्ट में आपको उसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना है कि यही टाइटल आपने क्यों लिया। बिल्कुल ठीक पकड़ा पूनम मैम ने। ठीक है, दोनों एक दूसरे के वही है, तो ये चीज सोचोगे तभी टाइटल आप बना पाओगे। तो टाइटल जो लिया, वही टाइटल क्यों लिया आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, आगे क्या है, रेफरेंस देने हैं, लेकिन घबराओ मत, सिनॉप्सिस में इतने रेफरेंस नहीं देते। ये रिसर्च पेपर था जो मैंने आपको दिखाया, 34 35 जो रेफरेंस दिए हुए थे। सिनॉप्सिस के लिए 10-12 रेफरेंस भी बहुत है, अच्छे अच्छे होने चाहिए, 10-12 रेफरेंस अच्छे लेवल के हों चलेगा। 30 40 50 इतने जरूरी नहीं होते सिनॉप्सिस के अंदर। ठीक है, घबराओ मत ज्यादा, कहीं को सर्दी चढ़ गई होगी इतने सारे पेपर के नाम सुनते ही।
क्योंकि जब आप 15 आपने लिए हैं, ये इन्होंने 34 दिख रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि 34 ही डायरेक्ट मिल गए। इन्होंने 200 पेपर पढ़े होंगे तब जाके 34 निकले होंगे पेपर। आप अगर 15 पेपर लोगे, 100 पेपर पढ़ोगे, तब जाके 15 पेपर आपके बनेंगे, क्योंकि उनको रिजेक्ट भी तो करोगे, ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक है, ये ठीक है, ये ठीक है। 15 पेपर रेफरेंस का मतलब कम से कम 100 पेपर आप पढ़ोगे, तो 100 पेपर का रिव्यू आपको करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा इससे बिना पढ़े। डेली टास्क दो अपने आप, डेली मुझे कम से कम 1 या 2 डेली मुझे रिसर्च पेपर पढ़ना है, कुछ भी हो जाओ, तभी आप कुछ कर पाओगे पीएचडी के अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं कर बस। इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही क्लास से मैंने लिटरेचर से शुरू किया था। अब उस रिदम को कितने लोगों ने कंटिन्यू बना के रखा है वो आप लोग जानो। कोई है जो रेगुलर लिटरेचर करता होगा आप में से, या छोड़ दिया जब मैं देता था पीछे तभी तब करते थे, बाद में किसी ने नहीं किया? सर किया है, बट लास्ट वीक से थोड़ा सा मिस चल रहा है। बाकी लोग बाकी लोग तो आते हैं सत्संग की तरह, क्लास को सुनते हैं और चले जाते हैं। यस सर, मैंने स्टार्ट में किया है, अभी थोड़ा सा गैप है। रिसर्च पेपर पढ़ते रहो, डेली का एक टास्क कम से कम दो, एक रिसर्च पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है? तभी आपको अपने आप ही सब चीजें क्लियरिटी मिल जाएंगी, ठीक है? अब इसके बाद में नीड ऑफ स्टडी, जब आप, क्योंकि जरूरत क्या पड़ी, जैसे अभी इसने यहाँ पे इन्होंने बताया होगा, जैसे कि हम स्टडी की बात करते हैं, जो स्टडी इन्होंने ले रखी है यहाँ पे, ये इन्होंने क्या लिया, बच्चे, ठीक है? बच्चे और अस्थमा। अब ये चीज आप बताओगे कि यूएस के अंदर बच्चे जो 2 से 9 साल के हैं उनको अस्थमे की प्रॉब्लम है, ये प्रूफ करके दिखाओगे कि हाँ एक्चुअल में उन बच्चों को प्रॉब्लम है। सर्वे पढ़ोगे, सर्वे का प्रेजेंटेशन दोगे, दिखाओगे देखो 2005 में, 10 में, 15 में जो सर्वे हुआ है उसमें बताया गया है कि यहाँ के बच्चे में ये प्रॉब्लम है। और फिर दूसरे में बताओगे उस पेपर में, हाँ उस अस्थमे के लिए ये जूस लाभदायक है, इससे वो जूस से वो अस्थमा ठीक होता है, या जो भी आप इंटरवेंशन ले रहे हो। मतलब कि नीड ऑफ स्टडी, जो आप स्टडी कर रहे हो वो एक्चुअल में आपको दिखानी है कि एक्चुअल में सोसाइटी के लिए यूजफुल है वो, इसका मतलब ये है नीड ऑफ स्टडी का। एंशिएंट रिव्यू, ठीक है, एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले के जो हमारे टेक्स्ट हैं, लिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल टेक्स्ट विच यू विल बी रिव्यू, यानी कि अभी इसी की बात करते हैं, हमने टॉपिक यहाँ पे लिया जूस का, ठीक है? अब आप जल्दी बताओ जूस का वर्णन किन किन टेक्स्ट में किया गया है, जल्दी, अभी यहीं से क्लियरिटी मिल जाएगी, जल्दी कम ऑन, मैसेज भी कर सकते हो, माइक भी खोल सकते हो, कम ऑन जल्दी बताओ जूस का वर्णन किन किन टेक्स्ट में किया गया है। कि जूस, पहली बात तो जूस अस्थमे के लिए डायरेक्ट कहीं बताया गया हो, या फिर जूस का कोई और हेल्थ बेनिफिट बताया गया, वो भी चलेगा। जल्दी बताओ किन किन टेक्स्ट में जूस का बताया गया है। सर इधर युक्त आहार विहार से भी आएगा, क्योंकि ये जो रिसर्च हम पढ़ रहे हैं ना, वो ये है कि ये जूस हार्मफुल है, इससे अस्थमा होता है, ऐसा है वो रिसर्च। सोडा पीने से अस्थमा होता है, तो हम वो बता सकते कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और युक्त आहार विहार से ऐसे। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं सॉल्यूशन लेके चला गया, सॉरी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम ये थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, क्योंकि हम अभी इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, वो नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि जूस जूस से अस्थमा में ठीक करना है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है? तो जूस से अस्थमा ठीक होता है, ऐसा किन किन ग्रंथों में बताया गया है, उसका नाम बताओ मुझे। सर आयुर्वेद में हो सकता है। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, थोड़ा बहुत कोरिलेशन भी चलेगा। नेचुरोपैथी सर एंशिएंट में आएगा क्या? बुक्स, नेचुरोपैथी की जो किताबें हैं ना, वो एंशिएंट मान सकते हैं, जो यानी कि जो आज से 20 गई हैं, या जो किताबें मिलती है ना, वो उनको हम डाल सकते
रेफरेंस, जी किताबों का रेफरेंस वो एंशिएंट में ही माना जाएगा, किताबों वाला रेफरेंस। एंशिएंट का मतलब भी बुक्स होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जल्द एक का भी आंसर नहीं दिया, बताओ भैया। सर लगभग तो आयुर्वेद में ही मेंशन है रस रस को लेकर तो। देखो सुनो, अपना दिमाग लगाओ, आयुर्वेद तो बिल्कुल सही है, उसको तो कोई गलत ही नहीं कह सकता। और थोड़ा दिमाग लगाओ, पथ्य पित्त पथ्य भी तो प्रदीपिका, बताए गए हैं, हठ पथ्य पथ्य प्रदीपिका बताए इन्वॉल्व। घेरन संहिता हो सकता है। याद आ गए ना। तो वहां पर के जूस नहीं है क्या, सुस्निग्धम सुमधुरम, याद आया उनके सूत्र। यस सर, यस सर। गव्य धातु प्रपोषणम, मनोभिलसितम योग्यम, योगी भोजनम आचरेत। देखिए ध्यान से, जब श्लोक के आपको पता होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा, रट्टा मारा होगा तो बात अलग है किताबों का। अगर अंडरस्टैंड करके किया होगा तो आप लिखोगे भी, हठयोग पर दीपिका में भी बताया गया है, घेरण संहिता में भी बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया गया है, इतने सारे टेक्स्ट में बताया गया है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो बताया गया है ना। इनडायरेक्ट पहुंच जाओ, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लो। डायरेक्ट अस्थमा तो किसी किसी जगह पे लिखा होगा, उल्टा घूम जाओ कि वहां पे पथ्य, पथ्य क्या बताया गया भैया, उष्णाहार। पथ्याहार का क्या कौन सा सूत्र है, पथ्याहार जो है हरित शाकोतोष्कम सोवीर तैल तिल सरसप सीता मधुनी सरसप, यानी कि ये जो वहां पे बताए गए हैं, शुंठी पटोलक फल आदि, ये जो पथ्याहार का जो श्लोक हट्टे प्रदीप का मिलता है, तो उस तरीके से उसको कोरिलेट कर दो, ठीक है। ऐसे ही बनते हैं कोरिलेशन, डायरेक्ट तो बहुत कम जगह मिलते हैं चीजें। तो इस तरीके से आपको अपना माइंड यूज करना है और आपको वो लिटरेचर ढूंढ लेना है। एक दो मैं आपको एग्जांपल और आप लोगों से क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों को वो डाउट क्या हो गए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि स्लीप डिसऑर्डर का कहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। स्लीप डिसऑर्डर्स, इसका आप एंशिएंट लिटरेचर बताओ, किन किन ग्रंथों में बताया गया है निद्रा विकार। हठ प्रदीप का में सर वेरी गुड, महामुद्रा से बोला गया है कि अनिद्रा दूर होती है। वेरी नाइस। सर युक्त स्वप्नाव बोधस्य, उसमें भी नींद का आएगा। हाँ गीता में। गीता में भी आएगा सर। भागवत गीता में भी आ गया, और गीता में भी है। निद्रा और बताओ, सोचो निद्रा और कहाँ कहाँ पर है। योग दर्शन में निद्रा, हाँ योग एग्जाम्पल दो, दर्शन में। यस सर। हाँ वो जैसे एग्जाम्पल। पंचक्लेश में बताते हैं ना, विद्यास्मित कराग, नहीं पंचक्लेश, वो विपर्य विकृति, प्रमाण विपर्य विकृति। वो डेफिनेशन होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो डेफिनेशन होगी निद्रा की। निद्रा होती क्या है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है, ये वृत्ति है। यानी कि आपको ऐसे सोचना है कि निद्रा के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है। तो तभी तो नेट क्वालिफाई करवाते हैं पीएचडी वालों से, ताकि उनको इतना सोचना ना पड़े, उनके दिमाग में पहले ही होंगे हाँ आयुर्वेद में है, अच्छा हाँ, अरे योग दर्शन में भी बताया गया 10वें सूत्र में, अरे हठयोग में भी बताया गया, अरे वहां भी बताया। तभी तो नेट क्वालिफाई कराते हैं ताकि बच्चे को नॉलेज हो और उसको इस तरीके की चीजें सोचने में दिक्कत ना हो। आप लोगों ने पढ़ी है तभी आप लोगों ने जल्दी से बता दिया, नहीं तो उनका दिमाग घूम जाता है, भैया कहाँ बताया गया है, ठीक है। तो यही रीजन है पीएचडी वालों से कि पहले बोलते हैं भैया नेट क्लियर करो, ताकि आप इसी बहाने उन टेक्स्ट को पढ़ लो, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो चीजें सोचने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एंशिएंट लिटरेचर, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक का मतलब ये रिसर्च पेपर, जैसे मैंने अभी पढ़ाई, इसके मैंने आगे बताए आपको कि गूगल स्कॉलर हो या पबमेड हो, दो ही आपके लिए बहुत है, अभी के लिए दो बहुत है, इससे ज्यादा आगे मत जाओ। मेडलाइन है, बहुत स्कोपस है, बहुत सारी चीजें हैं,
गूगल स्कॉलर और पबमेड दोनों सबसे आसान है, इन दोनों पे काम करो। यानी कि इनको बोलते हैं सर्च इंजन, जहाँ पे रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे। इन सर्च इंजन पे जाओ और वहाँ पे आज के साइंटिस्ट लोगों ने जो जो रिसर्च की गई है, जैसे ये अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये वाली, ये किसने की है? लुआन रोबालो डी क्रिस्टोफर ने की है। और इसके अलावा दो तीन कितने सारे 3 लोगों ने किया गया है। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये उस कॉलेज की बारे में बताया गया है यूएसए के में, जो भी उसका डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट के ये लोग रहे हैं, उन्होंने इनकी हेल्प की है। कब हुई है ये रिसर्च? 22 मई 2014 को हुई है। ठीक है। फॉर रिवीजन रिसीव्ड 19 नवंबर 2014 को ये रिसीव हुई। और एक्सेप्ट कब हुई जर्नल के अंदर? 4 फरवरी 2015 को ये एक्सेप्ट हुई। और पब्लिश कब हुई? 10 अप्रैल 2015 को ये पब्लिश हुई। तो देखिए, तो आपको ये साइंटिफिकली जो ये यूएसए की रिसर्च है, इन 3 राइटरों ने लिखी थी। इन 3 राइटरों ने 10 अप्रैल 2015 को ये रिसर्च पब्लिश हुई है। इस जर्नल का क्या नाम है? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, ये जर्नल का नाम हो गया। इस जर्नल में पब्लिश हुई है। ठीक है। तो ये साइंटिफिकली आपको देनी और कोशिश करना है। जो आप रिसर्च पेपर ढूंढो, जैसे आप आज रिसर्च पेपर ढूंढ रहे हो, तो आप कोशिश करना कि एक, जैसे कि इसका सन क्या था? 2015 था, है ना? 2013 में हुई, 14, 15, ठीक है, 15 में एक्शन लगा ले, 13 में वैसे हुई है मेन इंटरवेंशन, तो 13 की थी ना। आज हो गया 2022। मैक्सिमम 10 ईयर के लेना, उससे पहले की तो बहुत, जब आपके पास कुछ ना मिले तब लेना। हमेशा प्रेफरेंस देना लेटेस्ट को, सबसे पहले मौका देना पहले 5 साल को। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 18 से लेके 22 तक सबसे ज्यादा रेफरेंस दो, जो 18 से 22 के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। उसके बाद में 5 साल और पीछे चले जाओ, तो आप जो है 2013 तक रेफरेंस ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। लेटेस्ट लेने चाहिए रेफरेंस हमेशा। उसी को तो साइंटिफिक मॉडर्न बोलेंगे ना, क्योंकि साइंस धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले कुछ और तरीके से टूल होते थे, आज कुछ और टूल होते हैं। हाइपोथेसिस आपको पता ही है कि प्री प्लानिंग को बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस जिसको हमने कैंसिल करना होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि जिसको हमें ट्रू करना होता है। नल हाइपोथेसिस को कैंसिल करके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमें सही करना होता है। और इसको टेस्ट स्टेटिस्टिकल टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपने एमएससी में पढ़ा होगा इन चीजों को। तो मतलब कि उनमें आती है पी वैल्यू। मैंने आपको बताया था पी वैल्यू, याद है? पी वैल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.05। लेस देन 0.05 0.05। अच्छा, अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो क्या होगा? तो सिग्निफिकेंट। वी कैन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हमारा मीन्स हो जाएगा, रिसर्च सही होगा वो। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। वेरी गुड। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आती है, इसका मतलब एच नॉट को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल। और बोलेंगे कि ये जो इंटरवेंशन है ये सिग्निफिकेंट है। और पी वैल्यू अगर 0.05 से ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा? नल नल हाइपोथेसिस ट्रू हो हाइपोथेसिस ट्रू जाएगी। होगा। हाँ, तो उसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। इसका मतलब जो हमारा इंटरवेंशन है वो यूजफुल इतना नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मैंने टूल्स के साथ कोरिलेशन बताया आपको। एम एंड ऑब्जेक्टिव, द एम विल बी वन एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी मैनी। एम हमेशा वन होगा, ऑब्जेक्टिव कई ज्यादा हो सकते हैं। मेथड्स का कॉलम जो या पार्टिसिपेंट्स है, असेसमेंट है, आप कौन सा डिजाइन ले रहे हो, इंटरवेंशन क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन क्या है, डेटा एनालिसिस मेथड आपका क्या है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब पार्टिसिपेंट्स का मतलब आपका सैंपल कौन है,
जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कौन है, ठीक है। असेसमेंट का मतलब है कि टूल्स क्या क्या आप लेने वाले हो, कैसा आप उनसे डेटा असेस करोगे। डिजाइन का मतलब है कि एक आपने एक फॉर्मूला बनाया होगा कि आप सोचा होगा कि आप प्री पोस्ट स्टडी करेंगे, एक ग्रुप लेंगे, दो ग्रुप लेंगे, तीन ग्रुप लेंगे, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, या खाली योगा ग्रुप लेंगे, एक योगा और दूसरा कंट्रोल ग्रुप लेंगे। आपने कुछ एक डिजाइन सोचा होगा, उसको 2 महीने की स्टडी कराएंगे, 3 महीने स्टडी करेंगे, अच्छा वो ऑल्टरनेट डेज पे योगा करेंगे, नहीं नहीं रेगुलर करेंगे, अच्छा सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, या दोनों टाइम करेंगे। जो भी आपने एक पूरा डिजाइन किया होगा, रिसर्च डिजाइन मैंने आपने पढ़ा होगा, रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि पूरा ब्लूप्रिंट होता है। आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, उसको आप यहाँ पे लिखोगे डिजाइन को, कि हाँ मैं ये ग्रुप लूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं डेटा इकट्ठा करूंगा, इतने दिन बाद डेटा इकट्ठा करूंगा, अच्छा ये मेरा डेटा होने वाला है, इन चीजों को मैं असेस करूंगा। खुद को पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इंटरवेंशन, जो आप इंटरवेंशन दे रहे हो, आप योगा में आसन दे रहे हो, आप प्राणायाम दे रहे हो, आप जूस थेरेपी दे रहे हो, आप एक्यूपंक्चर दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो इंटरवेंशन, ठीक है। उसको इंटरवेंशन मतलब कि उसके बारे में आपको क्लियरिटी देना है कि ये इंटरवेंशन इतने टाइम देंगी और इतने दिन तक दी जाएंगी, इसके बारे में आपको क्लियरिटी देनी है। और ये भी पूछा जाता है, जैसे अभी यहाँ पे पोस्टर प्रेजेंटेशन में पूछा गया, बोला कि एक डॉक्टर बोल रही थी कि हमने भुजंग आसन करवाया, तो उसका क्वेश्चन एक पूरा मॉड्यूल था उनका, तो इवेलुएटर ने क्वेश्चन पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि भुजंग आसन कितनी देर करवाया ये बताओ। बोले सर हमने तो क्लास में करवाया नॉर्मल। बोले ये बताओ कितनी देर करवाया, पहले 5 दिन कितनी देर कराया, अगले 10 दिन कितनी देर कराया, लास्ट में या शुरू से लास्ट तक सेम टाइमिंग रखा गया उसका। यानी कि जो इंटरवेंशन आप दे रहे हो उसकी पूरा डिजाइन होना चाहिए आपके पास में। ऐसा नहीं है एक दिन 10 बार कराया और अगले दिन 50 बार कराया और अगले दिन करवाया ही नहीं, उसको रिसर्च नहीं बोलते हैं। फिर पता कैसे चलेगा उसके इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है ना। तो इसलिए पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। डेटा एक्सट्रैक्शन, अब डेटा टूल में आपको आ गया। अब डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होगा, मतलब कि आपने डेटा को क्वेश्चनर मेथड से इकट्ठा किया, ठीक है, या फिर अपने सैम्पलिंग, या फिर अपना जो बायोमोलिक्यूलर जैसे कि ब्लड सैंपल से लिया, ईईजी लिया, ईसीजी लिया, हार्मोन्स ले लिए। अब उससे आप डेटा कैसे बनाओगे, मतलब कि उससे आप बताओगे कैसे, हाँ T3 T4 कम है, उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, यानी कि फिर बताओगे नहीं अच्छा ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये तो इसको तो हाइपरथायराइडिज्म है, इसको तो हाइपोथायराइडिज्म है। मतलब कि वो जो डेटा आया है उसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे उसको बताओगे कि हाँ इसका इसका इससे ये प्रॉब्लम बढ़ी है। इसको ग्राफिकल मेथड से बताया जाता है, ग्राफ होते हैं। ग्राफ जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी पीछे, जैसे कि इस तरीके से ग्राफ का डिजाइन भी कर दिया जाता है, या बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं, पाई ग्राफ होता है, चार्ट होते हैं, टेबुलर फॉर्म होते हैं, ठीक तरीके से उसको शो कर देते हैं। हाँ ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया, फिर बाद में कंपेयर करते हैं, देखो जी दोनों में इतना फर्क आया है, ठीक है। यानी कि कैसे आप उन चीजों को दिखाओगे एक्सट्रैक्ट करके। डेटा एनालिसिस, अब डेटा एनालिसिस ये होते हैं जो स्टेटिस्टिकल जो होते हैं ना टेस्ट, उसमें 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। ये मैं आपको होमवर्क भी दूंगा डेटा एनालिसिस का। इसमें होते हैं, एक तो होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, क्या मैंने बोला, पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। आप लोगों ने एमएससी में पढ़ा होगा इन चीजों को, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पैरामेट्रिक टेस्ट में
मतलब कि जिसका जो डेटा जो है, क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, वो टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। और जिसका डेटा क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, उसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। जैसे टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है, जेड टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है, एफ टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है, एनोवा, एनोवा जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर मेथड, ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, फिर मैं उसके बाद पढ़ाऊंगा अभी आपको ये टॉपिक। काई स्क्वायर टेस्ट, एक मान विलेय का यू टेस्ट है, एक एच टेस्ट है। इन चीजों को पढ़ना है आपको, उनमें होता क्या है, थोड़ा डिफरेंस है इन सब के अंदर, ठीक है। ये आपका ग्रुप, आपकी पॉपुलेशन डिसाइड करेगी आप इनमें से कौन सा टेस्ट को आप यूज करोगे, ठीक है। और ये डेटा एक्सट्रैक्शन में काम आएंगी चीजें आपको, ठीक है। और डेटा एनालिसिस में हम सॉफ्टवेयर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैसे है, आर स्टूडियो, आर स्टूडियो के नाम का सॉफ्टवेयर जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सबसे अच्छा होता है। SPSS आप लोगों ने देखा होगा, रिसर्च पेपर में अलग अलग जगह पे लिखा मिलता है, SPSS 25, इस तरीके से। जेस्प होता है, बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि 1 मिनट में मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके पी वैल्यू आपको बता देंगे, और पी वैल्यू के बेस पे फिर आप रिजल्ट को डिसाइड करो, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सब लोगों को क्लियर हो रही है चीजें? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। वैसे मैंने आज भी रिपीट ही कर दिया, लेकिन ये भी बहुत जरूरी थी रिपीट करनी, नहीं तो आपको समझ नहीं आने वाली चीजें। इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आप पहले ये क्लियर करो, जो मैंने बताया है ये चीजें आप पहले पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा और आप लोगों को कुछ समझ आएगा नहीं आगे का, ठीक है। अब यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। पिछली वीडियो सुन लेना जिन्होंने छोड़ दी, उसमें मैंने और डिटेल से बताई थी, ये चीजें एग्जाम्पल दे देकर बताई थी, आज मैंने जल्दी में बताई है। सर नॉन पैरामेट्रिक का कौन सा एग्जांपल बताया सर आपने? नॉन पैरामेट्रिक में क्वालिटेटिव डेटा आता है। जी टेस्ट सर कौन अब सा? जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। दूसरे इंटरव्यू। इंटरव्यू दोनों तरीके के हो सकते हैं। कुछ जैसे कि क्वेश्चंस हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट उसी में जाते हैं। इंटरव्यू में भी ऑलमोस्ट हम उसमें नॉन पैरामेट्रिक हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर है ना, उसका मूड अच्छा है, वो लड़का लड़की जेंडर को देख के नंबर दे रहा है, तो उसका डेटा खराब भी हो सकता है, जैसा भेदभाव करेगा, और होता भी है अक्सर, तो वो फिर उसमें गलती आ जाती है। लेकिन इंटरव्यूअर मेथड है और इसका ऑब्जर्वेशनल जो स्टडीज होती है, तो वो जो है वो पैरामेट्रिक जो है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत वो चीजें हैं, ठीक है। सर क्वालिटेटिव डेटा क्वेश्चन जो है। होता है, क्वेश्चनर दोनों तरीके के होते हैं। क्वेश्चनर को क्वांटिटेटिव बनाया जा सकता है, ओके सर। दोनों तरीके के होते हैं। उसका एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने क्वेश्चनर की बात की है ना, ढूंढना पड़ेगा मेरे को, अभी ढूंढता हूँ, चलो आपके सामने ही ढूंढता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैं स्लीप का एक क्वेश्चनर निकाल रहा हूँ, ठीक है।
नहीं ये तो हो गया, डिटेल होगी। इसके क्वेश्चंस निकालता ये रहे। अब यहाँ से मैं समझाने की कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन विजिबल है ना सबको अच्छे से। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, देखिए ड्यूरिंग द पास्ट मंथ हाउ ओफन हैव यू हैड ट्रबल स्लीप बिकॉज यू, कि आपको पिछले महीने से आपकी कैसे जो स्लीप ट्रबल हुई है। कैन नॉट गेट टू स्लीप विद इन 30 मिनट्स। अब आप सभी लोग अपना अपना आंसर करो कि आप नोट इसको आप वन वन में मैसेज करें, लेस देन अगर वन से वीक है तो इसको 2 में आंसर करें मैसेज करके, और वंस और ट्वाइस से वीक में अगर आपका आंसर है तो इसको 3 नंबर दे के मैसेज करें, और 3 और मोर टाइम से वीक है तो इसको 4 में आप मेंशन करें। अपना अपना सभी लोगों का अपना अपना होगा ना ये चीज, तो यानी कि आपको 30 मिनट के अंदर नींद आ जाती है क्या? कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है, सप्ताह में 1 दिन आती है, कभी आती ही नहीं, फोन पे लगे रहते हैं, कैसे नींद आएगी? तो आप लोगों के मैसेज आए होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 2 2, ज्यादा लोगों के 2 आया, किसी अमित जी का 1 आया है। अब देखो डिफरेंस आ गया ना। अब इसको फिर हम कैसे क्वालिटेटिव में चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें आगे बताया भी होगा। इसमें जैसे मैं अभी जनरली देख लेता हूँ। हाँ, इसमें जैसे कि मान लो कि इसको हमने 0 स्कोर दिया या 1 स्कोर दिया, ठीक है। नोट ड्यूरिंग, जिन्होंने एक ऑप्शन दिया उसको हमने दे दिया 1, और लेस देन का इसको हमने 2 स्कोर दे दिया। जो इस पे क्लिक करेंगे उसको 2 नंबर मिलेंगे, जो इसको क्लिक करेंगे उसको 3 नंबर मिलेंगे, और फोर्थ को ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को देखा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस में फिर देखा जाएगा कि लास्ट में फिर टोटल करेंगे, टोटल कितने नंबर हो गए। अब हमें ये देखना है कि हमने लेस नंबर किन को दिया है और हमने ज्यादा नंबर किसको दिया है। यहाँ पर हमने ज्यादा नंबर उनको दिया है जिनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी के ज्यादा स्कोर बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको सर दिमाग प्रॉब्लम है लगाओ। सोने हाँ, में प्रॉब्लम है। उसको स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप की प्रॉब्लम है। तो इसी जिसके कम तरीके से मार्क्स आ रहे हैं उसकी नींद अच्छी है। हाँ, फिर हम परसेंटेज भी बना सकते हैं। तो देखो क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बना दिया ना क्वेश्चनर से हमने। तो यस सर। क्वेश्चनर को दोनों तरीके से किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। ठीक है जी, तो और कोई डाउट हो तो यस सर। बताइए।